अस्सलाम वालेकुम। जिक्र किताब में आज जिक्र होगा एक पाक बीती का जिसे अशफाक नकवी साहब ने तहरीर किया था। आप एक अच्छे शायर भी थे और एक अच्छे सहाफ़ी कॉलम निगार, लेकिन आपने पूरी जिंदगी अपनी एयरफोर्स में गुजारी और उस पूरी जिंदगी का निचोड़ आप इस पाक बीती में लेकर आए। पाक बीती का अगर नाम लिया जाए तो सबसे पहले जहन में नाम आता है साकी फारूकी साहब का, जिन्होंने इस रुझान की बुनियाद रखी। बल्कि रोशन किताबें के रूह रवां जनाब राशिद अशरफ साहब, जिनकी वजह शोहरत यह है कि वो इब्न सलफी के भी माहिर हैं और आप बीतियों का सबसे बड़ा कलेक्शन उनके पास है। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। वो लिखते हैं कि खुद नविश सवाने उमरियों के बाब में एक जगह साकी फारूकी साहब की खुद नविश पाक बीती को पापनामा लिखा गया। साकी फारूकी खुश नसीब हैं कि उनकी पाक बीती को इस कदर शोहरत मिल रही है। तो मैं बराह रास्त आता हूँ अशफाक नकवी साहब की आप बीती पे, जिसका नाम है पाक बीती। मेरे ख्याल में अशफाक नकवी साहब ने जो आप बीती लिखी है उसका नाम पाक बीती से बेहतर हो ही नहीं सकता था, और सारे कवायद खुल के इसमें सामने आ जाते हैं। अशफाक नकवी साहब ने अपने बारे में जितनी बेरहमी से सच लिखा है, आप यकीन कीजिए कि लोग अपने दुश्मनों के बारे में भी इतना सच नहीं बोलते होंगे। शराब और शराब के रसिया नकवी साहब, जिन्हें मलाल रहा कि अपने बड़े भाई की हरकतों का उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़ा। उनके बड़े भाई ने तो पहले डीजे कॉलेज के एक प्रोफेसर की बेगम पर इतने मेहरबान हुए कि उस प्रोफेसर को खुदकुशी करना पड़ गई। फिर उन्हीं भाई साहब ने गवाह की एक खातून को बेनकाही अपने घर में डाल लिया, जिसके बाद वो एक बेटे के बाप भी बन गए। भाई के कारनामों की वजह से वालिदैन ने पेशबंदी के तौर पर नकवी साहब की 9 उम्री ही में शादी कर दी, मगर वो शादी उनके अज़ाइम में हायल ना हो सकी। कुछ मरहले उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में गुजार दिए। उनकी एक हिंदू दोस्त वीना ने एक बार उनकी बीवियों जैसी खिदमत की, जिस मकसद के लिए उसने पूरी रात बॉयज हॉस्टल में उनके कमरे में गुजारी। जब वो एयरपोर्ट से वाबस्ता हुए तो उनके जौहर मजीद निखर गए। चुनांचे कभी लाहौर की हीरा मंडी में टेलर हंटिंग की तो कभी बंगाल के बाला खानों में दास्तां छोड़ाए। अगर बात जाती मामलात तक महदूद होती तो शायद मैं इस पाक बीती का जिक्र न करता, लेकिन ये सिर्फ उनकी जाती जिंदगी नहीं है, इसके अंदर अमानत है कौम की, और इसमें खुल के वो गोशे दिखाए गए हैं जिसका आम आवाम को अंदाजा नहीं है। मौसूफ ने अपने ऑन ड्यूटी और इन यूनिफॉर्म जिन वाकयात का जिक्र किया है, इससे जाहिर होता है कि उस दौर में फौज का क्या माहौल था। जब पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ और अमेरिका का हमारे ऊपर काफी इन्फ्लुएंस हो गया, तो मालूम ये हुआ कि जो अमेरिका जब इन्फ्लुएंस आया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, तो बदकिस्मती से बजाय शौक शहादत के शराब और शबाब, इसमें लोगों को ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई। पाक बीती को पढ़िए तो लगता नहीं है कि अशफाक नकवी साहब किसी सिपाह में काम करते थे, लगता है वो किसी अंदर सिपाह में काम करते थे। आज कोई सोच भी नहीं सकता कि इस दौर में मसरूर बेस के अड्डे के ऊपर बार में यूएस एड की मुलाजिम लड़कियां इतनी नशे में धुत हो जाया करती थीं। एक बार मौसूफ ने उन्हीं में से एक मदहोश खातून को बार से अपनी बाहों में थाम कर अपने बेडरूम में ले गए, वहां उनकी सेवा की और दोबारा फिर उनको बार में पहुंचा दिया। उडबीर के जो पेशावर में फजाई अड्डा था, फजाई अड्डे के बारे में वो बताते हैं, क्लोज सर्किट टीवी पर अमेरिकन स्टाफ मनोरंजन वाली फिल्में देखा करता था और उनकी बेगमात मुख्तसर तरीन कपड़ों में अड्डे पर खुले बंदे घुमा करती थी। अशफाक नकवी साहब कहते हैं कि रसालपुर में कैडेटों को दिन में जहाज उड़ाने के साथ साथ रात को जहाज उड़ाने की भी तरबियत दी जाती थी। इसे नाइट फ्लाइंग कहते थे। एक शाम जब मैं बार में अकेला खड़ा था तो गुल खान पूछने लगा, सर आप नाइट फ्लाइंग करेगा? मैं समझे चूंकि मैं यहाँ नया नया आया हूं, इसे गुल खान को पता नहीं कि मैं किस काम पर मामूर हूं। मैंने कहा, गुल खान मैं तो लड़कों को उर्दू पढ़ाता हूं, मैं नाइट फ्लाइंग कैसे करूंगा? गुल खान ने हल्के से झुंझरी ली, बोला, ओ साहब नाइट फ्लाइंग तो हर कोई करता है। ये कहते हुए वो इस अंदाज से मुस्कुराया कि मैं समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। 2 दिनों के बाद गुल खान ने फिर नाइट फ्लाइंग की बात छेड़ी। कहने लगा, रात को मर्दान से गाड़ी आता है जो नौशेरा जाता है, सुबह को वही गाड़ी वापस मर्दान चलाता है। मर्दान में 2 बहनें 2 दिन स्कूल में पढ़ाता है और रात को हम लोगों से मिलता है। हम उसको आपके लिए लाएगा और सुबह वापस भेज देगा। बिल्कुल तोहफा है, तोहफा। आप बस अपना बाथरूम का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिएगा, हम इधर से लाएगा उधर से ले जाएगा। एक ऑफिसर जो बाद में एयर वाइस मार्शल बने, उनको शिकायत करते हुए पाया, कह रहे थे कि कमबख्त गुल जो कल तोहफा लेकर आया था, आज सुबह मैंने उसको सड़क पर झाड़ू लगाते देखा।
اب آتے ہیں شراب کے اوپر. نقوی صاحب میس کے اندر جو کھلی شراب نوشی تھی فوج کی ذکر کرتے ہیں اپنے آفیسر کے بارے میں کہ جب ان کا تبادلہ ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر ہوا تو ہم نے عرض کی کہ ہم غریبوں کی حالت پر رحم فرمائیں اور وہاں جا کر شراب نوشی کی حد پر جو بندش ہے اس کی اصلاح کرائیں. ان دنوں میس میں رہنے والے بیچلر افسروں کو صرف 75 روپے تک کی شراب پینی جاتی. میں نے کہا سر یہ حد تو اس وقت مقرر کی گئی تھی جب بیئر کی بوتل 6 آنے کی ملا کرتی تھی, اب 1.5 روپے کی ہو چکی ہے, اس حد میں کچھ تو اضافہ کرائیے. انہوں نے کر دکھایا. ان کے جانے کے بعد کچھ ہی دن بعد احکامات آ گئے کہ بیچلر افسران بجائے 75 کے 150 روپے تک کی شراب پی سکتا ہے. میس میں شراب کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی قدیم زمانے میں. یہ بعد میں جب ان کے انتقال کے بعد تھوڑا ہمارے لبرل قسم کے عسکری لیڈران آئے تو دوبارہ پھر میس میں شراب پہ پابندی ہٹا دی گئی. اس کے بعد دوبارہ پھر پابندی لگائی زیادہ صاحب نے. اس کا کچھ جو احوال بتاتے ہیں اشفاق نقوی صاحب, کہتے میرا بنگلہ میس کے ساتھ ہی تھا. میں باہر سے نکل کر گھر پہنچا تو حجازی بیٹھا ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگا. ساتھ میں نے بیٹ مین سے کہا کہ میرا بیئر کا گلاس پڑا ہے وہ اٹھا لائے. بیٹ مین گیا اور 2 منٹ بعد خالی ہاتھ لوٹ آیا. کہنے لگا سر باہر بند ہو گئی تھی, بیس کمانڈر اسے سیل کر گئے. معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء صاحب نے ٹی وی پر تقریر کی اور حکم صادر فرمایا کہ آج سے ملک میں شراب مکمل طور پہ ممنوع ہوگی. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے فون کر کے داؤد پودا صاحب سے احتجاج کیا اور سندھی میں کھری کھری سنائی. میں نے کہا ابھی تو صدر صاحب کی تقریر آئی ہے, آپ کو کوئی آرڈر نہیں آیا, اس جلد بازی کی کیا ضرورت تھی. میرے نازیبہ الفاظ سننے کے بعد داؤد پودا صاحب بے مزہ نہ ہوئے. کہنے لگے تمہاری پرابلم کیا ہے. میں نے کہا مجھے شراب چاہیے. کہنے لگے ٹھیک ہے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر میں بیس کمانڈر کی کار آئی اور ان کا ڈرائیور مجھے ولایتی وسکی کی 4 بوتلیں دے گیا. یہ شراب وہ تھی جس کے باعث فوج میں کرپشن بھی عام ہوئی. یہ کتاب کو پڑھ کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے شراب کی بوتلیں بلیک کیا کرتے تھے اور زمینداروں کے ہاتھ مہنگی بھیجا کرتے تھے. نقلی لکھتے ہیں کہ آخر یہ 4 بوتلیں کب تک چلتی. میں نے ادھر تلاش کی, معلوم ہوا کہ بیس پر ایک آرمی کا کپتان تعینات ہے. وہ ہوائی جہاز سے لیوی زمینی تنصیبات کی تصویریں جانچنے کا ماہر ہے. اسے پورا بنگلہ ملا ہوا ہے. اکیلا وہ رہتا ہے. اس کے گھر مقامی زمیندار آ کر تاش کھیلتے ہیں اور اچھی خاصی رقم ہار کر جاتے ہیں. وہ کپتان ہر ہفتے سرکاری جیپ میں اسلام آباد سے چکر لگاتا ہے. وہاں کے سفارت خانوں سے شرابوں کی کئی پیٹیاں لے کر آتا ہے. میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ خام خواہی مہربان ہو گیا. وہ مقامی زمینداروں سے تو غالباً فی بوتل 500-600 روپے طلب کرتا تھا مگر مجھے صرف 225 روپے میں پیش کرتا تھا. آج تو ایسی بوتل 3000 روپے میں بھی نہیں ملتی. اس طرح میرا گزارا چلتا ہے. تو یہ ایک جھلک دکھائی ہے اشفاق نقوی صاحب نے اس دور کے عسکری ماحول کی کہ جو لوگ اتنی سینسیٹیو پوسٹوں پہ کام کرتے تھے, یعنی زمینی تنصیبات کو جانچنے کا ماہر آرمی کا کیپٹن, وہ کھلے عام سفارت خانوں میں جا کر شراب کی بوتلوں کی پیٹیاں لے کر آتا ہے اور زمینداروں کے ہاتھ بلیک واٹ کرتا ہے. تو اشفاق نقوی صاحب کی جو پابندی ہے وہ ہمیں اس دور کے اس عہد کے وہ چیزوں کو پتا دیتی کہ کرپشن کا آغاز ہوا کیسے تھا. یہ چھوٹی چھوٹی شراب کی بوتلوں سے ہوا جو پھر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ناسور بن گیا. اچھا, اس کتاب میں ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے اور وہ قصہ ہے جب شاہنواز بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کو گھر سے نکال دیا. اشفاق نقوی صاحب کسی زمانے میں اے ڈی سی رہ چکے تھے شاہنواز بھٹو کے, جب وہ زمانے میں ریاست جوناگڑھ گڑھ کے دیوان تھے تو اس لیے ان کے بڑے ذاتی تعلقات تھے. جب کراچی آ گئے تو یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کسی محفل میں نصرت بھٹو کو دیکھا اور شادی کر لی. تو شاہنواز بھٹو جو ہے ان سے سخت ناراض ہو گیا. تو بڑا ایک دلچسپ قصہ سناتے ہیں کہ اس زمانے میں کلارنی ہوٹل کراچی کا بہترین ہوٹل سمجھا جاتا تھا. اس ہوٹل میں ذوالفقار نے شادی کے بعد کمرہ لے کر رہنا شروع کر دیا. اس ہوٹل نے نہ صرف یہ کہ رہائش مہیا کی بلکہ اس کے مالک ذوالفقار کو اخراجات کے لیے رقم بھی دے رہے تھے. میں نے سر صاحب یعنی شاہنواز بھٹو سے کہا آپ کا بیٹا مفلسوں کی طرح رہ رہا ہے اور ادھار پر گزارا کر رہا ہے. اس پر انہیں تاؤ آ گیا اور کہنے لگے تم چاہتے کیا ہو. میں نے کہا اسے پیسے دیجئے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے.
उस पर उन्होंने खास नौकर बाबू को आवाज देकर बुलाया। वो चेक बुक मंगवाई। हस्बे मामूली चेक मैंने लिखा किलानी होटल के नाम पे और उस पर 10,000 रुपए की कीमत लिखी। तो सर साहब ने बगैर पढ़े ही उस पर दस्तखत कर दिए। बस इतना कहा उसे दे देना। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, आप खुद से दे देंगे। कुछ सोचकर बोले अच्छा उसे ले आना कल। मैंने कहा कल क्यों, मैं उसे आज ही ले आता हूं। तो मैं जुल्फकार को पहले अपने हमरा लेकर आया था। जुल्फकार बाहर गाड़ी में बैठा था। मैंने बाबू से कहा कि जुल्फी को लेकर आइए। जुल्फी चुपचाप सर झुकाए साहब के पास आके खड़ा हो गया। मैंने सर साहब से सिंधी में कहा साईं पुट आए थे भले खर पायो। सर साहब आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में आंसू रवा थे। उन्होंने जुल्फकार को गले से लगाया। मैंने फौरन चेक जुल्फकार के हवाले किया और बाबू से आवाज देकर कि जुल्फी के साहब का सामान होटल से ले आओ। यूं जुल्फकार और नुसरत दोबारा अपने घर में आ गए। शराब और शबाब की तो काफी दास्तानें हैं इस पाक बीती के अंदर, और बेहतर यह है कि आप इसको खुद ही पढ़ लें। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जोश साहब ने यादों की बारात को जिस मुकाम पे छोड़ा था, अशफाक नकवी साहब ने यादों की बारात को उस मुकाम से उठाया है। वो अल्फाज जो उनके इस्तेमाल किए हैं अपनी खिलवतों के, वो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। तो बहरहाल काफी साबिती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि जाहिर है कि यहाँ पर हम दोहरा नहीं सकते हैं। आप खुद पढ़ लीजिएगा कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब पहली फिल्म बनाई और मौसूफ ने इसकी जब डायरेक्शन दी है तो उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और कितना खुले अल्फाज में बयान किया उन्होंने कि जो उनके आर्ट डायरेक्टर से ताल्लुकात थे और जो कुछ उन्होंने थी। जाहिर है वो खिलवतों की बातें जो खुल के बयान की हैं, मैं यहाँ पे उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, मुनासिब नहीं लगता है। अलबत्ता शराब के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, वो ये कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नकवी साहब की सऊदी अरब में पोस्टिंग हुई। बॉस से बुलाकर पूछा कि क्या तुम वहां जा सकते हो, क्योंकि वहां तो शराब नहीं मिलती। उन्होंने हामी भरी, जैसे खुदा शक्कर खोरियों को शक्कर देता है। एक पुराने जानने वाले स्क्वाड लीडर तारिक की मार्फत उनकी सऊदी अरब में शराब की सप्लाई लाइन बहाल हो गई। ड्राइवर पेटी भर के शराब की बोतलें नकवी साहब घर पहुंचाने लगा। 460 सफात की मुश्तमिल साबिती बहुत दिलचस्प है, जिससे मालूम ही होता है कि शराब खुद सऊदी मुआशरे में उस दौर में कितनी आम हो चुकी थी। लिखते हैं कि सऊदी पूछते भी नहीं थे कि पियोगे नहीं, बगैर पूछे ही मशरूब मगरिब का लबालब गिलास भर सामने रख देते थे। बताने लगे कि एक ऐसी पीने पिलाने की महफिल में मैंने एक सऊदी से जब पीने की दावत दी तो उसने घड़ी देकर कहा कि अव्वल सल्लू, और नमाज पढ़ के पीने पिलाने में शरीक हो गया। इसी तरह एक सऊदी को जब मालूम हुआ कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर के बारे में कि वो शराब नहीं पीता, तो सऊदी हैरान रह गया कि एयरफोर्स में भी वो शराब भी नहीं पीता। मैं इस पाकबीती पर तबसरे का इख्तिताम उस सफर हज से करूंगा जो नकवी साहब ने बजरिया सड़क किया। लिखते हैं कि हज की रवानगी के लिए जब वो अहले खाना के हमरा घर से निकल रहे थे तो उनके दोस्त डॉक्टर तारिक ने मशवरा दिया कि घर में बोतल जरूर रखना, क्योंकि हज से वापस जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें इसकी शदीद जरूरत होगी। उसने सही कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि वापसी पर मेरी क्या हालत हुई। घर वापसी पर कुछ खाने की हाजत न रही, अलमारी से निकाली, पी और लंबी तान के सो गया। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।